अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। और आज है जनाब फ्राइडे, फाइनली जुम्मे का दिन आ जाता है और जुम्मे के दिन में एक खुशी भी होती है और सुबह सुबह काम आने पर ज़रा थोड़ी सी मुझे तो थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि ज़रा सुस्ती भी हो रही होती है और क्यों जा रहे हैं आज काम पे, काश आज का दिन भी ऑफ होता है, ऐसा एहसास भी हो रहा होता है। लेकिन वीकेंड्स के जनाब बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग भी अपना वीकेंड जो है वो इन्जॉय करेंगे, अच्छे से रहेंगे। मौसम तब्दील हो रहा है, सेहत का आपने खासकर ख्याल रखना है क्योंकि ठंड बढ़ रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा जो है वो मौसम है, तो बहरहाल बच्चों की अपनी सेहत का ख्याल लाजमी है। जनाब प्रोग्राम में आज हम आपके साथ स्टोरीज शेयर करेंगे, हाईलाइट स्टोरीज में आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। आज प्रोग्राम में बात होने वाली है जनाब लाहौर में सफाई सुथराई की सूरत हाल मुसलसल क्यों ख़राब होती चली जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर वजह क्या है, वो कौन से अनासिर हैं जिसकी वजह से हमें नीट एंड क्लीन लाहौर अब दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, बड़ी दुख भरी खबर है, एक पहले इंसिडेंट हुआ था, मोटरवे पर एक हादसा पेश आया था, ज्यादती का वाक़या पेश आया था और उसने तमाम पाकिस्तानियों के दिल दहला दिए थे। अब एक और वाकया, एक और इंसिडेंट पेश आया है मोटरवे पर, गोजरा मोटरवे पर ज्यादती का वाकया पेश आया है। इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है उसकी डिटेल्स और पस मंजर से आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ अब एहतियात करनी होगी सोशल मीडिया यूजर्स को क्योंकि कुछ नए कवानीन जो हैं वो लागू होने जा रहे हैं। और साथ साथ हम प्रोग्राम में आपको मज़ीद अपडेट्स भी देंगे, मज़ीद सेगमेंट्स भी होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो फर्स्ट सेगमेंट है, गोजरा मोटरवे पर जो ज्यादती का वाकया पेश आया है 18 साला लड़की के साथ, खातून के साथ, जो FIR दर्ज करवाई गई है उसमें ये कहा गया है कि M4 पर नौकरी का झांसा देकर खातून को बुलवाया गया, जिसके बाद ये इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जनाब वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस ने इस वाकये का नोटिस भी लिया है और इस वाकये से मुतालिक हम जो डिटेल्स हैं वो मजीद जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर आबिद सिंधु से। आबिद बताएगा ये कल का वाकया है, क्या इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, कैसे हो गया ये हादसा? आज देखें नबीहा, नौकरी का झांसा देकर गैंग रेप का जो अफसोसनाक वाकया 11 अक्टूबर को दिन दहाड़े 2:30 बजे के करीब मोटरवे M4 पर पेश आया था। लैबा नामी खतून मुलजमा की मदद से 2 मुलजमान हमाद और जो रहमान है 18 साल इरमुल नामी लड़की को इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया है और मोटरवे पर जो ले जाकर कार में बारी बारी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे हैं। मुलजमान मुतासरा लड़की को इज्तिमाई ज्यादती के बाद इंटरचेंज पर उतार कर फरार हो जाते हैं। 12 अक्टूबर को सिटी पुलिस मुतासरा लड़की की खाला शहीन की मदियत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 1033/21 ज़ैर दफा 365/B 376 TP के तहत दर्ज करती है। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस नोटिस लेते हैं और अच्छा, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि FIR जो दर्ज करवाई गई है मुझे जरा डिटेल से बताइएगा। नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्या जिन्होंने ज्यादती का इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, नौकरी का झांसा देने वाले भी वही अफराद हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने मैसेज किया नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया है, मरकजी मुल्जम हमाद और उसके साथ जो शरीक मुल्जम रहमान है, ये वही वो मुल्जम है, वही अफराद हैं जिन्होंने लड़की को नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए बुलवाया है। अच्छा, ये मरकजी मुल्जिम हमाद और दीगर के आपने नाम बताए हैं, पुलिस क्या इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? शनाख्त के हवाले से बताएगा जो दीगर मुल्जिमान भी हैं। ऐसी देखें, पुलिस ने दोनों मुल्जमान है, मरकजी मुल्जम हमाद है और शरीक मुल्जम रहमान है, दोनों को कल गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, इनका ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है, हमें बताइएगा आबिद। इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह का नवाई गांव 288 जी में है। ये दोनों मुल्जम वहाँ के रिहायशी हैं। अच्छा, और खातून कहाँ की रिहायशी है मुतासरा खातून? खातून भी जो टोबा टेक सिंह चक 256 गाबे वहाँ की रिहायशी हैं। और उनका देखें, यहाँ पर 2-3 सवालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनसे पता चलता है कि पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है। यूं ही मीडिया पर खबर नशर होती है, मरकजी मुल्जिम हमाद की गिरफ्तारी सामने आ जाती है
और कुछ ही देर बाद दूसरे शरीक मुल्ज़िम रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, दीगर कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, बाकी फरार कितने हैं? एक तीसरी जो इनकी शरीक मुल्ज़िमा है लाइबा नामी खतून है, जो वो अभी तक हाल गिरफ्तार नहीं की जा सकी। अच्छा, ये मुल्ज़िमा का किरदार क्या है ये भी बताइएगा। ये मुल्ज़िमा जो है इनके साथ वो साथबाज थी मुल्ज़मान के साथ, वो भी तीसरी मुल्ज़िमा है। उसने लड़की को झांसा दिया है और नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया है उस खातून मुल्ज़िमा के लिए। तो ये तो यहाँ पर बात साबित हुई आबिद कि ये कोई हादसा नहीं है, ये पूरा प्री प्लान्ड पहले से किया गया है और पूरा गैंग मुलव्विस है इस पूरे हादसे में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुल्ज़मान के जो ज़र इस्तेमाल है वो गाड़ी भी पुलिस ने कल पकड़ लिया है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पंजाब पुलिस इतनी ही सुस्त है कि मीडिया पर खबर नशर होने के बाद दोनों मुल्ज़मान जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जो मरकजी मुल्जिम हमाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे शख्स की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इन्होंने कोई गिरफ्तारी के बाद कोई मजीद इंकशाफ किया है? ये पहले भी इस तरीके से पहले इस तरह के भी गैंग रेप के वाकयात में ये लोग मुलव्विस रहे हैं? हिस्ट्री इनकी क्या बताई जा रही है पुलिस की जानिब से? जी देखिए, जो पुलिस का मौक़िफ़ यही बार बार सामने आ रहा है कि जो मुल्ज़मान हैं इनका जो अतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि ये लड़की को लेकर ज़रूर गए हैं लेकिन रास्ते में उन्होंने इसके साथ छेड़खानी की है, इसके साथ जो ज़्यादती नहीं की है और इसको मोटरवे पर उतार दिया है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, जो लड़की है, जो मुतासरा बच्ची है, जो खातून है, वो घर से अपने इंटरव्यू के लिए अकेली रवाना होती है, कोई फैमिली मेंबर उसके साथ है, या यही लोग झांसा देकर उसको लेकर जा रहे थे? क्या सारा ये क्या वाकया हुआ? नबिया देखें, जो मुकदमा इस केस की मुद्दइया हैं शहीन अख्तर हैं, जो लड़की की खाला हैं, वो लड़की के साथ गोजरा तक आती हैं। तो वो जो मुल्ज़मान है सिर्फ लड़की को इंटरव्यू के लिए साथ ले जाते हैं, जबकि जो उसकी खाला है उसको गोजरा शहर में ही उतार देते हैं, उसको साथ अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। ठीक है। अच्छा आबिद, लड़की की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उस हवाले से बताइएगा, वो क्या सामने आई है? FIR में जो सारी डिटेल्स हैं वो भी शेयर कीजिएगा हमारी ऑडियंस के साथ। अभी देखें, लड़की की जो खाला है उसकी मदय्यत में मुल्ज़मान के खिलाफ जो ही मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मीडिया पर खबर नशर होने के बाद मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरा सवाल देखें कि मुतासरा लड़की या मुकदमा मदई जो कि लड़की की खाला है, वो दोनों मंजर आम से गायब कर दी गई हैं। पुलिस की जानब से FIR पर जो मुकदमा मदई का मोबाइल नंबर दर्ज किया गया वो भी मुसलसल बंद जा रहा है। अक्सर केसेज में ये बात देखने को मिली है कि पुलिस FIR पर या तो अपने जाती मोबाइल नंबर लिख देती है या फिर बंद मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए जाते हैं ताकि मामले को गोल कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये भी आबिद बताइएगा कि मुल्ज़िमान कॉल करते हैं, नौकरी का झांसा लेते हैं, खाला को साथ लेकर जाते हैं, फिर रास्ते में उतार देते हैं, फिर ज़्यादती का वाक़या होता है। इतना अंधा एतबार किस तरीके से कर लिया गया मुल्ज़िमान पर? क्या स्टेटमेंट कही जा रही है मुतासरा खातून और उसकी फैमिली की जानिब से? क्यों उन्होंने इतना अंधा एतबार करके इंटरव्यू के लिए बच्ची को अकेला भेजा? जी देखें, जब मीडिया पर खबर नशर हुई है उसके बाद जो मुतासरा फैमिली है उसके साथ राब्ता करने की बहुत कोशिशें की गई हैं। मुतासरा फैमिली दोनों घरों में नहीं मिल रही है। जो FIR पर नंबर दर्ज है वो भी मुसलसल बंद जा रहा है। अभी तक जो मुतासरा लड़की है या मुकदमा की मुद्दई है शहीन अख्तर, उनका कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे पूरे वाक़े से मुतल्लिक। और अभी नाज़रीन को यहाँ पर ये भी अपडेट कर चुके हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस हैं उन्होंने भी इस वाक़े का बहरहाल नोटिस ले लिया है। जो दीगर मुल्ज़िमान फ़रार हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए और फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। मज़ीद इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से इस सेगमेंट में खासकर मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया है। अच्छा, एक जुमला इससे पहले कि मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाऊं और आपको मिलवाऊं और इनकी कहानी आपको सुनाऊं, एक जुमला आपने हमेशा सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि जो वक्त है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और ये बात हमेशा हम दो सिचुएशंस में अंडरस्टैंड करते हैं, जब किसी शख्स ने जवाल से तरक्की का सफर तय किया हो या फिर कोई शख्स रूज से जवाल पर आया हो। आज के नियो पाकिस्तान के इस सेगमेंट में हमारे जो मेहमान हैं आइडियल हॉकी क्लब के ये मेंबर रह चुके हैं। 1983 के बाद का जो एरा है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगर शहबाज सीनियर, हॉकी की जब भी बात हो, हमारा ये नेशनल गेम है, शहबाज सीनियर को कौन नहीं जानता, उनके ये साथी रह चुके हैं। इलियास जीएम साहब की मैं बात कर रही हूँ। आई एम श्योर बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे, लेकिन क्या ऐसे हालात वाकयात हुए कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाले आइडियल हॉकी क्लब के मेंबर रहने वाले आज रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं और कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या कोई इनको पूछने वाला नहीं है? बहुत सारी बातें जानेंगे, खासकर हॉकी के जवाल के हवाले से या अरूज के हवाले से भी बातें करेंगे। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी आपकी तबीयत? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए आप जरा अपने आगाज के बारे में बताइएगा। बेटे, मैंने 83 में हॉकी शुरू की थी जी। 83 में और 84 में कैंप लगा था मिंटो पार्क में। अच्छा। जिनके कैंप कमांडर थे खुर्शीद आजम साहब। उस कैंप के अंदर बहुत सारे पंजाब के जो लड़के थे इंटर स्कूल के, वो पार्टिसिपेट किया था। उनमें शहबाज सीनियर भी थे। अच्छा। उस कैंप में। तो वहाँ से ये हमारा शुरू होता है। मैं फिर कैंपों में आता गया हत्ता के 89 तक मैं कैंपों में आया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने आइडियल हॉकी क्लब 89 में मैंने ज्वाइन की। फिर उसके प्लेटफॉर्म से फिर मैंने कितना अरसा आप जो है वो सर्व करते रहे, प्ले करते रहे हॉकी के साथ? आप कितनी देर तक वाबस्ता रहे? बेटे, 83 से लेके 2007 मेरा आखिरी टूर इंडिया का था। अच्छा। नाबा का। तो वो भी बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ यादें हैं, क्योंकि हमने उनसे कुछ लर्न किया, उनने हमसे लर्न किया। अच्छा सर, पाकिस्तान का नाम, मैं सारी बातें जानूंगी आपसे। अभी मुझे वो जानना है आपका ये जो सारा एरा 83 से 2007 तक का आप बता रहे हैं, आपकी टांग को क्या अभी जैसे हम देख सकते हैं? ये बेटे शेखपुरा रोड पे मैं जा रहा था मोटर बाइक पे। अच्छा। सामने से दो लड़के हादसा पेश आया? जी, हादसा पेश आया। सामने से दो लड़के बड़ी तेजी से आ रहे थे, तकरीबन उनकी 60-70 की स्पीड थी उनकी। उनसे जब मोटरसाइकिल का व्हील नीचे लगा, तब आप प्ले कर रहे थे? जी नहीं, मैं उसका हॉकी छोड़ चुका हुआ था। छोड़ चुका था। मैं अपने काम के सिलसिले में शेखपुरा रोड पे जा रहा था। तो जब उनको व्हील नीचे लगा तो वो मेरी तरफ आ गए, तो उन्हें साथ से हिट किया, मेरी ये टांग टूट गई और यहाँ से कट भी गई। मेरा बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ। मुझे सड़क पे जो शॉप्स वाले बैठे थे उन्होंने उठाया और उठा के मुझे, मेरे जब होश आई मुझे, तो उन्होंने फिर मेरे दोस्तों को फ़ोन किया मेरे से नंबर लेके कि जल्दी से अपना नंबर बताएं किसी का। मैंने फिर जो करीबी दोस्त उसका नंबर दिया, उन्होंने गाड़ी ला के गुरकी हॉस्पिटल मुझे एडमिट करवा दिया। उन्होंने फिर मेरा शाम को एक्सीडेंट वो जो हुआ था उसका ऑपरेट किया। ऑपरेट उनसे ज़रा ठीक नहीं हो सका, क्योंकि जो मेरे अंदर उन्होंने वो रॉड और वो जो डाले थे, स्क्रू डाले थे, वो ऊपर से निकल था, अंदर से लोया था। वो मेरा जो टांग थी वो मेरी स्वेलिंग में और उसमें रेशा सा पड़ जाता था। वो मैं हर माह वो मैं कटवाता था। तो फिर एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक लेता था। वो इस तरह 6 महीने तक। कितने अरसे तक ये सारा सिलसिला चलता? बेटे, ये 6 महीने तक मैं देखता रहा उनको। अच्छा। नहीं था जी, किसी ने आपको पूछा, आपके जो पुराने साथी थे? दोस्त तो मेरे आते थे मेरे पास, मेरे साथ, मेरे बल्कि जिनको पता लगा था वो तो फौरी तौर पे मेरे पास हॉस्पिटल में आ गए थे। उन्होंने मुझे किसी किस्म की वो परेशानी कर लिया, तुमने घबराना नहीं है, हम पता कि तुम हमारे बड़े अच्छे लीजेंड हो। तो अभी सर, अभी क्या हालात वाकयात हैं? अभी आप क्यों रिक्शा चलाने पर मजबूर हुए? बेटे, मेरा एक अपना बिजनेस था जो लोड शेडिंग की वजह से बंद हो गया था जरदारी दौर में। कौन से जरदारी दौर में? जरदारी दौर में। तो उसके बाद बेटे फिर जब ये बंद हुआ तो फिर मैं चलाने की मैंने कोशिश की, फिर पाबंदी लगी उस पर, उस कारोबार पे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आप ही कमाने वाले, ब्रेड एंड बटर जी जी, मैं अकेला ही कमाने वाला। और कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? मेरी 5 बहनें हैं, 3 शादीशुदा हैं, 2 मेरी अनमैरिड हैं। अच्छा। और एक मेरी मिसेज है और एक मेरी बेटी है। और ये आप देखते हैं? जी, मैं इनको मैं सुपरवाइज करता हूँ। तो जब आपका कारोबार बंद हुआ उसके बाद आपने कौन सा फिर रास्ता? फिर बेटे मेरे 2018 में मेरे एक दोस्त हैं हनीफ ऑटो में। अच्छा जी। उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि लिहाज से अगर तुम ये चला सकते हो तो ये गाड़ी लोडर रिक्शा ले लो,
इसमें तुम जॉब से बेहतर हो। तकलीफ नहीं हुई आपको उस वक्त कि जैसा कि आप लेजेंड के तौर पर, हीरो के तौर पर, जी हमारी एक नेशनल गेम है हॉकी, आप उसको रिप्रेजेंट भी करते रहे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हमेशा, तो वो सफ़र सारा और हॉकी का जो बेस्ट टाइम था, अगर कहा जाए कि जो रूज था, जो 1983 का या 80s का जो इरा था, दिस वाज द बेस्ट टाइम ऑफ हॉकी, तो उसके बाद आपको जब आपका कारोबार भी बंद हुआ और आपने जब भी सोचा कि रिक्शा चलाऊंगा, तो वो यकीनन बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। देखिए जी, मैं तो एक ही बात पे बात को ख़त्म कर देता हूँ, कितना मज़ा है हर काम अपने हाथों से करने में, कितना मज़ा है हर काम अपने हाथों से करने में, क्या लुत्फ़ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने में। ये मेरा अपना एक शेर मैं लिखा था 92 में, तो मैं तो इस पे पैरामल हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से जूतियों को वो टांके भी लगाए हैं, तो मैं किस चीज़ की मूली हूँ। तो कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, इंसान डेडिकेटेड होकर उसमें अगर इन्वॉल्व हो तो वो फिर छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें दुख की बात क्या है, आप क्या समझते हैं कि जो हॉकी फेडरेशन है, आपको लगता है कि उनको अपने प्राइड का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए? हॉकी का तो वैसे कोई पुरसाने हाल पाकिस्तान में ऐसा अब नहीं उस तरीके से रहा, तो ये तो दुख की बात है ना। जी बिल्कुल, ये तो दुख की बात है, मगर मैं यही कहूँगा कि बजाय कि हम हॉकी वाले को कहा जाता है जी ये हर वक्त फेडरेशन से वो दूसरे अदारों से ये पैसे मांगते रहते हैं, मेरा ख्याल है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो मेरे सैफी साहब मुझे दे गए थे। अच्छा। एन ए सैफी साहब, अच्छा, क्या कैसा वो बाबा हॉकी रहे हैं। हाँ, उनको सारी ये समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मंजूर जूनियर, हसन सरदार, ये सारे उनको जानते हैं, उनके हाथ से ये सारे तैयार होके भी निकले हुए हैं। इवन के आसिफ बाजवा जो अब सेक्रेटरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, वो भी हमारे प्लेटफार्म से ही होकर कौमी टीम में आए थे। कामरान अशरफ भी इधर से खेल के आए थे। बहुत सारे ऐसे लीजेंड हैं जो हमारे इस आईडीएल के और सिटी के प्लेटफॉर्म से ही ऊपर गए हैं। अभी जो एक हमारा लड़का है, मुझे अभी इसका नाम नहीं आ रहा। अच्छा इलियास साहब, आप ये बताएं कि अभी आप आए हैं मीडिया पे, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी कहानी जान रहे हैं जिन्होंने आज से पहले नहीं भी जानी। क्या आप चाहते हैं हुकूमत से, या क्या आप एक पैगाम लेकर आए हैं आज के प्रोग्राम में? क्या आप बेटे, मैं आज के प्रोग्राम में ये पैगाम लेके आया हूँ कि मेरी जो आने वाली नस्ल है ना, यंग्स, उनके लिए जॉब्स को खोल दें स्कूल लेवल से। जब वो शुरू करें तो वो जब कॉलेज में आए तो उनको ये फिक्र ना हो कि मेरा घर का किचन नहीं चलना, उनके लिए जॉब्स खोल दें। कॉलेज में के अंदर हॉकी को अलाउ करें, स्कूल के अंदर अलाउ करें, फिर यूनिवर्सिटी में आपको बहुत एक क्रीम सी मिल जाती है, जो क्रीम पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के बाद बचती है वो फिर क्लबों में आ जाती है। जैसे मुझे नहीं पाकिस्तान का कलर मिला तो मैं फिर अपने आइडियल क्लब की तरफ से मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट भी किया। अब लड़के तो आने हैं, 16 या 20 लड़के आने हैं टीम में, बाकी जो खेल रहे हैं क्या वो हॉकी छोड़ दें? नहीं, वो स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक रहें। आपका दिल दुखता है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हमारी नेशनल गेम को उस तरह से पजीराई हासिल नहीं है, उस तरीके से फंड्स नहीं है, उस तरह से प्लेयर्स को लोग नहीं पहचानते, उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चीज़ आपको तकलीफ देती है? जी बेटे, ये क्या वजह क्या है? बेटे इसकी वजह तो बहुत लंबी है, अगर मैं तफसील पे जाऊंगा तो आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। लेकिन यकीनन आपको मैं ये कहूँगा कि बेटे इस पे अभी बहुत सारा काम होने वाला है। अभी हमने इसको अब कैसे प्रमोट करना है, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और वो मुझे मेरे सैफी साहब, मेरे एन ए सैफी साहब जो बाबे हॉकी हैं, 92 ईयर्स के होके दुनिया से गए हैं, वो मुझे एक प्लान दे गए थे। हम कशकोल से मांगेंगे नहीं, हम हॉकी वाले देने वाले बनेंगे। और ये जितने हमारे लीजेंड जो हमारे नई पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं या क्लब लेवल की तरफ से या अपने वर्कर की हैसियत से अपना काम कर रहे थे, उनको हम उनकी फैमिलीज को आगे हम दे सकते हैं। तो ये प्लान मेरा सारा है मेरे पास। मैं अपने इस्लाउद्दीन साहब से जब मेरी मीट होगी, मैं अपना नंबर दूंगा आपकी स्क्रीन पे, तो वो अगर मेरे से बात करेंगे मैं उनसे मिल भी लूंगा। अच्छा, आप अपनी फैमिली को अच्छे से भी टेक केयर कर पाते हैं? जी बिल्कुल, मुश्किल आती है? आपकी बेटी भी आपने बताया, बड़ी फैमिली है, उन तमाम लोगों को आप देखते हैं, तो ब्रेड एंड बटर आप देख रहे हैं सारा, तो सब कुछ आप मैनेज कर पाते हैं? जी, मैं हर एक के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा अपना वक्त निकाला था। मैं अच्छा। मेरी बेटी माशाल्लाह सीक्रेट हार्ट रीगल में 8th में 2nd पोजीशन पे आई है, तो ये अल्लाह का ख़ास कर मैं, मेरी माँ की दुआएं भी मेरे साथ हैं, उसके साथ भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बुज़ुर्गों को साथ लेके चलते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो दुनिया में किसी महाज पे वो नाकाम नहीं होते हैं, जो अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। तो मैंने तो यही सैफी साहब से सीखा है और मुझे सैफी साहब ने बहुत प्यार दिया। यहाँ तक साहब, लास्ट पैगाम मैसेज में आपसे लेना चाहूँगी, अगर कोई आपको इस वक्त देख रहा है, हुकूमती नुमाइंदों में से कोई आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में हॉकी की फ्यूचर के हवाले से अगर आप कोई मैसेज या पैगाम देना चाहें तो मैं बेटे इसमें यही पैगाम दूंगा कि अब हम सबको मिलकर
बाबा कायद के 3 असूलों पर पैरामल होकर ईमान, इताअत और तंजीम, इसको लेके और पाकिस्तान के फ्लैग को जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में हम अपना अपना सर अंजाम दे रहे हैं, उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम हॉकी को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, इस पे वर्क करें और इंशाअल्लाह हो जाएगा। अगर तो लेकर जाना है, हाँ, अगर लेकर आपने जाना है, चला जाएगा। आप ये बात बड़ी सोचने की है कि आपने कौन से खेल को किस सतह पर लेकर जाना है। और मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम कि हमें हमारे प्लेयर्स, हमारे नेशनल गेम पर एक मरतबा फिर से तवज्जो देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और जो ख्वाब आपके हैं इंशाल्लाह ताला वो पूरे हो। ब्रेक पर जाएंगे जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ऐसे में जो साइबर क्राइम है उसमें भी मुसलसल इजाफा होता हम लोग देख रहे हैं। तो जनाब अब होशियार रहना होगा। तमाम वो लोग जो कि मनफी काम करते हैं और उससे बाज नहीं आते हैं, उसकी वजह यह है कि वजारत IT टेलीकम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्राइम्स में किस तरीके से कमी आएगी, ब्लैकमेलिंग की जो वारदात की जाती है, और आजकल जो ब्लैकमेल करना है वो बहुत कॉमन हो चुका है, उसमें किस तरह से रोकथाम की जाएगी, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ जनाब ये भी हम आपको बताएं कि इस आर्टिकल के तहत इजहार राय की जो आज़ादी है वो तो मुकम्मल तौर पर होगी, ताहम इखलाक बाख्ता और जो फहश मवाद की तशहीर है वो काबिले गिरफ्ते जुर्म होगा। जनाब बात करेंगे हमारे साथ ज़ैन कुरैशी, एडवोकेट, माहिर कानून, इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ जो कानून सामने आया है इसकी डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसे टाइम में कितना ज़रूरी था कि साइबर क्राइम की जो एक वो कहते हैं ना कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, तो कितना ज़रूरी था कि इस तरह का कोई लॉ आए और जो है वो इसकी रोकथाम की जाए साइबर क्राइम? देखिए सबसे अहम बात यह है कि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जो कानून जो इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है। उसी के सेक्शन 51 के तहत ये जो रूल्स हैं ये बनाए गए हैं। और जो बात आपकी थी कि कितना अहम था और कितना ज़रूरी था, उसकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई साइबर क्राइम कमिट होता है, जो सबसे पहला एविडेंस जो आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास वो होता है IP एड्रेस, जो कि वो सोशल मीडिया कंपनी से हासिल करती हैं। ठीक है। और उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू इसका पता चलाया जाता है, इसको ट्रेस आउट किया जाता है कि ये IP एड्रेस किसको एलोकेट हुआ था। अब जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया कंपनीज की, तो जो पहली बात थी वो इसलिए अहम थी बताना, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जो ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। अब जब यहाँ पर हम इसके ऊपर लगने वाले कंटेंट की बात करेंगे तो इस कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए आपको इन रूल्स की ज़रूरत थी। ठीक है। क्योंकि ये तमाम कंपनीज बाहर की हैं और इनके ऊपर लगने वाला कंटेंट जो है उसको अगर आप उसकी रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इन पहले से मौजूद थे। देखिए रूल्स इससे पहले 2020 में भी बनाए गए सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स के नाम से, लेकिन बात ये थी कि अगेन द इशू वाज द इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसमें एक रुकावट आ जाती है उसके अंदर, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता चलूँ ये रूल्स क्या कहते हैं। ये रूल्स ये बताते हैं कि जब भी जो अब सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको ये हदायत की गई है कि आप अपने ऑफिसेज को पाकिस्तान के अंदर ओपन करें, उसमें एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड बताया गया है, फिर 48 आवर्स का टाइम पीरियड बताया गया है कि जब आपको रिक्वेस्ट की जाएगी किसी कंटेंट के रिमूवल के हवाले से तो आपने 48 जो है वो जी 48 आवर्स के अंदर आपने उसको रिमूव करना है। यानी कि इससे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनके दफातर चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सबसे पहले तो ये होगा कि इनके दफातर यहाँ पर कायम किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। और देखें अहम चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट की, ये बड़ी अहम चीज़ है। जब भी किसी शख्स के बारे में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगा दी जाती है, इतना आसान है? में इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो वो मसाइल मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जब हम आएंगे तो वो डिस्कशन हम उस तरफ भी करेंगे, लेकिन मैं ये पहले भी बताना चाहता हूँ कि
इंप्लीमेंटेशन से पहले हमें ये देखना होगा कि इनकी जरूरत कितनी थी। जब भी किसी शख्स की कोई तस्वीर लगा दी जाती है, कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, तो सबसे पहले जो उसकी नजर होती है वो इस चीज पे होती है कि ये कंटेंट रिमूव कैसे होगा, इसको कैसे हटाया जाएगा। और पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत सारे ममालिक ने इन चीज़ों पे काम किया, जिसमें अगर हम लेटेस्ट रिसर्च की बात करें जो यूके बेस्ड रिसर्च थी, जिसमें उन्होंने 2009 से लेकर 2019 तक का स्टैट्स शेयर किए कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक में इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग फ्रांस, तुर्की, वहां पे रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट्स के हवाले से रिक्वेस्ट की जाती है। अब जहां तक बात है इंप्लीमेंटेशन की, यस दिस इज अ बिग इशू इन दिस केस। अब जैन साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे लेना चाहती हूँ कि जब कोई शख्स किसी को ब्लैकमेल करता है, और आजकल ब्लैकमेल करना बहुत कॉमन हो चुका है, मेरे ख्याल से आम आवाम का, आम शख्स का भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि किसी के हाथ में फ़ोन देख के लोग डर रहे होते हैं कि बीच चौराहे, सड़क पर भी अगर किसी की लड़ाई हो जाएगी तो 1 मिनट पे आपकी इज्जत जो है वो सोशल मीडिया पर धरी की धरी रह जाएगी। तो ऐसे में जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं या मनी भी डिमांड करते हैं या किसी की इंटेंशंस के बगैर या इजाज़त परमिशन के बगैर वीडियो अपलोड कर देते हैं, उस शख्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है या की जा सकती है? देखिए, पहले तो किसी भी शख्स की तस्वीर या उसकी वीडियो उसकी बगैर मर्जी के बनाना या उसको शेयर करना जो है वो क्राइम है, दैट इज साइबर स्टॉकिंग अंडर सेक्शन 24 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, और जिसकी सजा 3 साल है। अब जहां तक बात है कार्रवाई की, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इन दी FIA साइबर क्राइम सर्कल। बात यह है कि यहाँ पर हमें ये भी साथ बताना होगा लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं ये क्राइम ही नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं, हम किसी की तस्वीर अगर बना रहे हैं उसकी इजाजत के बगैर, किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, किसी को डिफेम कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ क्राइम। ये लोगों का ख्याल है। यहाँ पर हमें लोगों को ये बताना होगा, ये भी एक तासुर है कि हम कहाँ पकड़े जाएंगे। देखिए, आप जब भी आप किसी शख्स को ब्लैकमेल करेंगे, किसी शख्स को हरास करने की कोशिश करेंगे, उसकी तस्वीर को, उसकी वीडियो को एडिट करके लगाने की कोशिश करेंगे, उसकी बगैर मर्जी का उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, या आपके पास किसी का डाटा मौजूद था, आपने उसको बाद में ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पैसे डिमांड करने शुरू कर दिए, तो ये सब चीजें जो हैं ये क्राइम के अंदर आती हैं। इसमें बस एक अहम अवेयरनेस ये है कि जो शख्स ब्लैकमेल हो रहा होता है उसको मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि कभी भी ऐसे ब्लैकमेलर्स के हाथ में मजीद ब्लैकमेल मत हो। अच्छा, फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। जिस तरह से अब एक्स हस्बैंड वाइफ हो गए या कोई शख्स अगर रिलेशनशिप में हुआ और जब वो रिलेशनशिप खत्म होता है या ब्रेकअप होता है तो कुछ लम्हात की बाहमी रजामंदी से वीडियोस बनाई जाती हैं, क्या उसको बाद में लीक करना भी जुर्म होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई शख्स जो है वो उसके पास कोई वीडियोस मौजूद थी, कोई कंटेंट मौजूद था, वीडियो नहीं बनाई गई आपकी बाहमी रजामंदी से, अगर कोई शख्स वीडियो शूट कर रहा है तो वो भी क्राइम है, लीक करना उसको। अगर कोई शख्स किसी भी शख्स की कोई ऑब्जेक्शनेबल वीडियो जो है वो बाद में लीक कर रहा है और उसको बाद में इस्तेमाल कर रहा है फॉर द ब्लैकमेलिंग पर्पस, किया क्या जाता है, इस तरह की वीडियोस तैयार करके लोगों को डिफेम किया जाता है, उनके फैमिली मेंबर्स को भेजी जाती हैं, उनके रिश्तेदारों को भेजी जाती हैं, उनके दोस्तों को भेजी जाती हैं, बाज़ औक़ात फेक अकाउंट्स तैयार करके उनके दोस्तों को ऐड किया जाता है। और आजकल तो सर फैमिली तो दूर, पूरे पाकिस्तान में एक वीडियो वायरल हो जाती है जी। और अब इसके अंदर ये बताना जरूरी है कि अगर पहली तो बात है कि ऐसा कंटेंट मत तैयार करें, ऐसी वीडियो मत सेव करें। अगर आपको ये लगता है कि ये कोई शख्स लीक नहीं करेगा तो वो हो सकता है कि आपके कोई कितना भी क्लोज फ्रेंड है या आपका शौहर भी है तब भी मत करें। ये भी तो हो सकता है कि आपका वो मोबाइल फोन जो है वो गुम जाए और वो मिसयूज हो सकती है वहां से। आप बताना हमें ये जो जरूरी है वो ये है कि आप ऐसा कंटेंट मत तैयार करें, एहतियात करें। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो सबसे अहम चीज है कभी भी अगर आपने साइबर क्राइम से बचना है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम है, चाहे वो सोशल मीडिया क्राइम है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप ऐसा आपके पास कंटेंट मौजूद होगा तो वो तो किसी वक्त भी जो है वो मिसयूज हो सकता है। और जो शख्स ये सोचकर ये इस तरह के जो है वो केसेस के अंदर जो वीडियोस को वायरल कर देते हैं डिफेम करने के लिए, ये मैं बताना चाहूंगा ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन सेक्शन 21 है प्रिवेंशन। शख्स तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहा ज़ैन साहब, ये जरूर बताइए। देखिए, साइबर क्रिमिनल जो होता है उसकी पहली कोशिश होती है कि वो अनोनिमस रहे, उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ना हो, फेक प्रोफाइल्स के थ्रू वो ये इस तरह के काम करता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जिस मर्जी अकाउंट के थ्रू ऐसा करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रेसेबल हैं, क्योंकि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। अच्छा ज़ैन साहब, कितना ज्यादा साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है ओवर द पीरियड? जो ब्लैकमेलिंग करना ये तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, कितना इसमें इजाफा आप देख रहे हैं? देखिए, कोविड की जो सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो हमने ये देखा इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता है तो ऑब्वियसली साइबर क्राइम में भी इजाफा होता है। बाज़ औक़ात लोगों को ये नहीं पता चलता, उनकी फेक अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हैकिंग हो जाती है।
लेकिन जहां तक बात ब्लैकमेलिंग की जाए, वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा देखा गया है। और इसमें सिर्फ मैं एक लोगों को बात बताऊंगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करेंगे तो आप किसी और मासूम शख्स की जो है वो। सो मच ज़ैन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, तो अब तमाम लोग हो जाए होशियार। अगर आप इस तरह के मनफी कामों में मुलव्विस हैं तो अब आपकी पकड़ हो चुकी है बहुत ही आसान। तो कोई भी गलत काम या किसी भी गलत हरकत में मुलव्विस होने से पहले या किसी को भी ब्लैकमेल करने से पहले आपने ये जरूर सोचना है कि अब आप पकड़े जाएंगे, चाहे उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए। जहां पर वक्त हो रहा है जनाब ब्रेक का, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जिन लोगों ने खासकर हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। जनाब, जब हम बात करते हैं दीन इस्लाम की और हम ये कहते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो इंसानियत का दीन है, तो ये इससे मुराद ये होता है कि इस्लाम हमें वो ज़ाब्ता हयात सिखाता है, वो सारी हमें तरबियत देता है और हर तरीके से हमारी, हर पहलू से हमारी कोई ऐसा बाब नहीं जिसके हवाले से इस्लाम हमारी रहनुमाई ना करता हो या हमारी तरबियत ना करता हो। हमारी जो किताब है, अगर हम उसका मुकम्मल तौर पर तफसील से जायज़ा लें तो हम ये बात जानने में हमें आसानी होगी कि सोशली हमें हमारी किस तरीके से हमारा जो मज़हब है वो तरबियत करता है। मसलन खाने के आदाब हो गए, किसी से मिलने के आदाब हो गए, माँ बाप से खुलूस या मोहब्बत या झूठ और नफ़रत, इस सारे पहलुओं पर इस्लाम जो है हमारी मुकम्मल तरबियत करता है। आज कुछ मुख्तलिफ शॉर्ट पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसके हवाले से वो कैसे हमारी सोशल लाइफ में हमें बेहतर ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है सिखा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर राना तनवीर कासिम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। पहला अगर हम लोग जिक्र कर लें कि हमारा दीन भी हमें सिखाता है और आजकल की हमारी जो सोशल लाइफ है या जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, कितना अगर हम इस पर अमल कर लें तो हमें फ़ायदा और आसानी हो जाएगी। पहली बात कि इजाज़त के बगैर कभी किसी के कमरे में दाखिल ना हो, यानी कि यहाँ पर अब बात की जा रही है प्राइवेसी की। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मौजू का आपने इंतखाब किया है। बुनियादी तौर पर इस्लाम समाजी अखलाकियात, दीनी अखलाकियात, आइली अखलाकियात, हर किस्म की ज़िंदगी के जो शोबाजात हैं उससे जुड़ी हुई अखलाकियात का एक सबक देता है, एक दर्स देता है। ये जो आपने बात की प्राइवेसी की, बुनियादी तौर पर इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है वो जहाँ जहाँ पामाल होती है, इस्लाम ने उसके दरवाज़े बंद कर दिए हैं। प्राइवेसी या निजी ज़िंदगी की हिफाजत के हवाले से शरीयत ने एक इंसान को इतना खुद मुख्तार बनाया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई आपके घर में ताक झांक करता है, दरवाजे के सुराख से कोई झांकने की कोशिश करता है या दीवार के ऊपर से कुछ झांकने की कोशिश करता है, फरमाया अहले खाना को इतना बाख्तियार बनाया गया है कि अगर वो पत्थर उठा के उस झांकने वाली की आंख फोड़ दे, उससे कोई जवाबदेही नहीं होगी कि आपने उसकी आंख बाहर क्यों निकाली है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा खैमे में तशरीफ़ फरमा थे तो किसी ने सुराख में से झांकने की कोशिश की, आपके हाथ में नेज़ा था, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ा, आपने उठाया और उसकी तरफ भागे, वो भाग गया, उसको नहीं लगा। बुनियादी तौर पर ये जो प्राइवेसी होती है ये कोई एक इसकी शक्ल नहीं है। प्राइवेसी में आपकी हर वो चीज़ जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, मसलन आपका मोबाइल है, वहाँ करना भी शामिल हो आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपके सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स हैं, आपकी ईमेल आईडी है, आपका फेसबुक आईडी है, आपका व्हाट्सएप आईडी है, जितने भी ऐसे लिंक्स और ऐसे आपके पर्सनल मामला, पर्सनल मैटर जिसमें आप चाहते हैं कि मेरे अलावा वहाँ कोई तांग झांक ना करे, उसमें आपको बाख्तियार बनाया गया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इसका पस मंज़र क्या है, क्यों ऐसा किया गया है। बुनियादी तौर पर माशरे में जो फितना फसाद बर्पा होता है, ये सारे वो एलिमेंट हैं जो असबाब हैं। ठीक है, यानी माशरे में लड़ाई, इंतशार और एक दूसरे से नफरत और कदूरत का बायस बनने का ये चीज़ें असबाब हैं। बचना चाहिए हमें, बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगली बात जो कि हमें इस्लाम सिखाता है या तरबियत हमारी करता है कि किसी की अंधी तकलीद मत करो, इससे क्या मुराद है?
उसमें यह है कि इस्लाम चूँकि दलील मांगता है, इस्लाम रेफरेंस मांगता है। कोई भी बाशऊर मुसलमान किसी भी सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं रखता। ठीक है। मसलन आजकल एक लफ्ज़ बोला जाता है मुफ्ती गूगल, मुफ्ती फेसबुक, और इतनी कमज़ोर रवायात और इतनी सीना बसीना आगे ट्रांसफ़र होने वाली रवायात जिनका कोई वजूद ही नहीं है, और वो महज इस बुनियाद पे मंसूब है कि ये फ़लाँ इमाम का कौल है, ये फ़लाँ इमाम की बात है, हालांकि उस इमाम का कौल होता भी नहीं है, मंसूब कर दिया जाता है। ये तो है एक रेफरेंस की बुनियाद पर अंधी तकलीद। इस्लाम ने शख्सियत परस्ती और अबाब परस्ती से मना किया है। ये जो मुशरिकीन मक्का के यहाँ अबाब परस्ती का एक बड़ा कल्चर था, उनसे पूछा जाता कि आप नबी के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? वो कहते माँ वजदना अलैहि आबाना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिसमें हमने अपने माँ बाप को, अपने बाप दादा को पाया। ये है शख्सियत परस्ती, ये है तकलीद परस्ती। मोमन आदमी जो है वो तकलीद परस्ती का कायल ही नहीं है। उसकी तकलीद के दो ही रेफरेंस हैं, या कुरान है या हदीस है। हाँ, तशरीहात में, तफसीर में, इज्तिहादी अमूर में वो आइमा और मुफक्रीन की आरा को मरूजी हालात के तनाज़र में कोई ऐसा इशू पेश आ जाता है जिसमें वो प्रेफरेंस देता है कि फ़लाँ इमाम की बात निस्बतन बेहतर है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो कि अक्सर हम पढ़ते हैं और देखते हैं, जांचते हैं कि जो कुरान पाक का जो है वो बिल्कुल दरमियान में भी फरमाया गया और बड़ा करके लिखा गया कि लोगों से नरमी से बात करो या अपने जो है रवैये में नरमी इख्तियार करो, अपने लहजे में नरमी इख्तियार करो। उसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप तुर्श लहजे वाले होते, आपके लहजे में एक सख्त गिरी होती, तो लोग आपकी बात ही ना सुनते। इसलिए फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, लोगों से जो मुजादला करो, मुकालमा करो, बात करो, आसान तरीके से बात करो। बिल्कुल भी हमारी नरमी नहीं है, हम बहुत लाउड और गुस्सा, एक्सप्रेशन, जुमलेबाजी, और जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान और खुमियाजा भुगतना पड़ता है। उसमें मैं अर्ज करूँ ना, हमारे लिए दलील तो नबी की ज़ात है ना। बिल्कुल। मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने अपने रसूल को इस तरह की हदायत दी है तो हम तो उनके उम्मती हैं। हम पे तो ज़्यादा ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम माशरे में नबवी उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दूसरी बात यह है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर एक अखलाकी क़ुव्वत का हमल दीन है। इसके नज़रिए और इसकी फ़िक्र के अंदर जो सदाकत है, वो जितने पोलाइट अंदाज के साथ आप पेश करेंगे, दूसरा आदमी अखलाकी तौर पर उतना ही ज़्यादा मुतासर होगा। और फिर ये जब हम नरमी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है मौका ब मौका। जिस तरह सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा वक़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को आहिस्ता रखा करो, और वला तुस्साइर खद्दक लिन्नास, लोगों से गाल फुला के मत बात किया करो। इन दोनों हदायत में भी एहतराम इंसानियत और तकरीम इंसानियत की तालीम है। नोटिस करेंगे कि अगर आप कोई शख्स अगर कोई सही बात भी कर रहा है, हकायक और दलाइल के साथ भी बात कर रहा है, लेकिन उसका रवैया नरम नहीं है या आवाज़ ऊंची है या तल्ख उसका जो अंदाज है, तो आप उसकी बात पे कभी भी कन्विंस नहीं होंगे। अच्छा, बड़ी प्यारी बातें और बड़ी छोटी छोटी बातें अगर जिनको हम अगर इख्तियार कर लें तो हमारा बहुत फ़ायदा उसमें छुपा है। वादों को पूरा करो। जी बिल्कुल, ये बुनियादी एक मोमिन की निशानी है और मुनाफिक की भी अलामत है। उनकी अलामतों में एक अलामत यह है कि जो मुनाफिक होता है वो वादा शिकन होता है। जो मोमिन होता है वो वादा इफ़ा करता है। औफू बिल उकूद, सूरह अल-माइदा में फरमाया कि अपने वादों को पूरा करो। ये वादे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा वादा एक मोमिन आदमी के लिए ये है कि जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो दो वादे करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ये अल्लाह से वादा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कि ये दूसरा वादा है कि हम मोहम्मद हमारे रहनुमा और हमारे रहबर हैं। ये तो अकीदे के तनाज़ुर में वादा हो गया। मुआशरती ज़िंदगी में लेन देन के मामलात पे, अदालतों के मामलात पे, सिस्टम में किसी सरकारी इदारे में काम करने के मामलात में हर जगह पे आपसे अंडरटेकिंग ली जाती है, आपसे एग्रीमेंट किया जाता है। मसलन निकाह जो है, इसको हम कहते हैं अक़्द निकाह। अक़्द क्या है? एक मुआहिदा है, एक एग्रीमेंट है। उसमें कुछ शराइत होती हैं, वो मियाँ बीवी के मबैन शराइत होती हैं। मर्द को कुछ चीज़ों का पाबंद बनाया जाता है, उसको उसकी भी पासदारी करनी चाहिए। आपने किसी से कमिटमेंट की है पैसे देने की,
आपको उस मौके के ऊपर, उस टाइम के ऊपर उसका हक अदा करना चाहिए। आपने वक्त दिया है कि फ़लाँ टाइम पे मैंने पहुंचना है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस मुकर्रर वक्त पहुँचें। और दूसरी बात यह है कि ये इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम का माशरती हुस्न भी है, इस्लाम की फ़िक्री तालीमात का भी हुस्न है कि मोमन आदमी की बुनियादी निशानी ये होती है कि वो झूठा नहीं होता। झूठा नहीं होता। अच्छा जी, अगली बात कि अपनी आवाज़ पस्त रखो। आवाज़ को पस्त रखना जो है ये भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इससे भी हिकमत है। मसलन मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ रहा है ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर पहुँचे। आप मोची दरवाजे में कोई मुकर्रर तकरीर कर रहा है या मीनार पाकिस्तान पे कोई तकरीर कर रहा है, वो बुलंद आवाज़ से तकरीर करता है ताकि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। बुनियादी तौर पर अपनी आवाज़ को पस्त रखने का ये मतलब ये है कि आप अपनी आवाज़ से दूसरों के ऊपर अपनी शख्सियत हावी करने की कोशिश करते हैं, गले के जोर पर आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। आप ये समझते हैं कि मैं ऊंचा बोलूँगा तो मेरी हैबत तारी होगी, मेरी दहशत तारी होगी। ये जो रवैया है ये एक मुतकबराना रवैया है। बुनियादी तौर पर बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो मोमन की आजी और इंकिसारी वाली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों का मजाक मत बनाओ। दूसरों का मजाक इसलिए कुरान ने कहा सूरह हुजरात में, ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकून खैरम मिनहुम, कि ए मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज, कि दूसरी अक़वाम का मजाक ना उड़ाओ। ऐन मुमकिन है कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। ये जो यस्खर का लफ्ज़ है कुरान में, ये ऐसे मजाक को कहते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिसको हम कहते हैं वो हर्ट हो गया, वो हर्ट हो गया। अच्छा, जो बुरे नामों से पुकारना हो गया, बला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, उसमें ये होता है कि अरबों के यहाँ इस तरह का एक तंजिया, एक स्टाइल था कि किसी से नफरत का इजहार करना होता था तो उसको बुरे अलक़ाब से पुकारा जाता था। कुरान ने जानवर से तशबीह कर देना, कुरान ने इसकी इसलिए ममानियत की कि ये भी बुनियादी तौर पर तौहीन है, एक यानी इंसानियत की तौहीन है, एहतराम आदमियत के मुनाफी रवैया है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि लोग नाम उल्टा रख लेते हैं उसकी शख्सी वज़ाकता की बुनियाद पे, कमजोरी की बुनियाद पे, रंगत की बुनियाद पे, कद की बुनियाद पे, अंग पार्ट्स का वीक होना, एबनॉर्मल होना, डिसेबल होना, उसकी बुनियाद पर हमने छोटे छोटे नाम रखे होते हैं। ये तज़हीक अमेज़ पहलू है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं वादे करना ज़रूरी समझता हूँ कि मजाक और मज़ाह में फ़र्क होता है। फ़र्क है, बिल्कुल ठीक। मसलन मज़ाह क्या है, लाइट मूड में आप कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे एक महफिल एक कश्ते ज़ाफ़रान बन जाती है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप अपनी एक अजीज़ा जो बूढ़ी थी जी, तो उनको कहा कि आप तो जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो बड़ी परेशान होगी कि मैं क्यों नहीं जन्नत में जाऊंगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। इसी तरह सहाबा इकराम बैठे खजूरें खा रहे थे, तो एक सहाबी ने खजूरों की जो गुठलियां हैं वो उठा के दूसरे सहाबी के सामने रख दी, कहा देखो ये सारी ये केला ही खा गया है। तो ये जो मज़ाक है और जो मजाक है इसमें बड़ा फ़र्क है कि इसमें दूसरों के तज़हीक शामिल ना हो या किसी शख्स को उससे तकलीफ या दिल आज़ारी हो रही हो। अच्छा जी, सच और झूठ को आपस में मत मिलाओ, चूंकि मैनिपुलेशन आजकल के दौर में रूज पर है। जी, सच और झूठ का फ़र्क ही नहीं कोई शख्स कर सकता। ये बड़े अलमिया की बात है कि लोगों को हक और बातिल एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। झूठ और सच एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। आग और पानी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह ये जो झूठ और सच को मिला के हम अपना मतलब या अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक मुनाफिकत की अलामत है। और दूसरी बात यह है कि सच जो है ना उसके अंदर एक हमेशगी होती है, वो एक ज़्यादा स्टे करता है। झूठ की उम्र कम होती है, वो जल्दी बेनकाब हो जाता है। और सच बोलने से इंसान की तमानियत और उसका ज़मीर मुतमिन रहता है। झूठ बोलने से आपके अंदर इस्तराब पैदा होता है, आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है, आपके अंदर एक अजीब किस्म का एक कश्मकश में मुब्तला रहते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ये डिस्टर्ब करता है, आपके अंदर कुव्वत एतमादी को कम करता है। सच आपके अंदर कुव्वत पैदा करता है, कुव्वत एतमादी पैदा करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगली बात और इसका सवाल भी, एक तो फरमाया गया कि तकब्बुर से बचो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे कोई शख्स ही जान सकता है कि वो मुतकब्बिर है, क्योंकि हम तो डिनाइल में हैं, हम तो कभी भी ये जानेंगे नहीं, कभी भी मानेंगे नहीं। वो हमारे रवैयों से पता चलता है। मसलन मैं एक मिसाल दूंगा, कुरान ने कहा वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहन, ये ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो।
इसमें भी जो मकसूद है वो ये है तकब्बुर को पैदा ना करो अपनी उस चाल के अंदर। फरमाया व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजी और इंकिसारी के साथ चलते हैं। बेशक ठीक है, चाल को एक अलामत करार दिया गया है। बुनियादी तौर पर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं चाल ढाल, आपकी चाल ढाल कैसी है, या किसी के बारे में हम पूछते हैं कि यार उसकी चाल ढाल कैसी है, वो एक मजमूई रवैया है आपकी पूरी शख्सियत का। आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ एक्शंस की सूरत में आपके अंदर का जो मुतकब्बर एक कैफियत है उसका इजहार होता है। मसलन आप किसी को आंखें दिखाते हैं, बड़े गुस्से से आप आंखें दिखा रहे होते हैं, वो आपकी आंखों के जरिए से एक तकब्बुर झलक रहा होता है। आप किसी के सामने चौड़े होकर सीना तान के गिरेबान खोल के आप चलते हैं और दूसरे के ऊपर अपनी उस चाल से साबित करना चाहते हैं मैं बड़ी कोई तोपखां चीज़ हूँ। ये सारे रवैये बुनियादी तौर पर मुतकब्बराना रवैये हैं। किसी की मदद करके भी इश्तिहार दे रहे होते हैं। और दूसरी बात एक और मैडम मैं यहाँ कहूँ कि कुरान ने कहा वक़्सित फी मशीक, अपनी चाल में इतदाल पैदा करो। दो इंतहाएं हैं, दोनों इंतहाओं से मना किया गया है। यानी एक वो इंतहा है कि आप बड़े चौड़े होकर सड़क पे जा रहे हैं, आपका गिरेबान खुला है और बाजू फैलाए हुए हैं और पूरी सड़क के ऊपर कब्जा कर रखा है, एक तकब्बुर की वो अलामत है। दूसरी तकब्बुर की अलामत यह है कि बाज़ दफ़ा इंसान की नेकी के अंदर भी तकब्बुर आ जाता है। मसलन आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र ज़कार करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, हाँ। आपके जहन के अंदर एक खन्नास पैदा होना शुरू हो जाता है कि मैं बड़ा नेक मुत्तकी परहेज़गार हूँ। हाँ। और दूसरी बात लिबास के अंदर भी बाज़ दफ़ा आपको तकब्बुर का एलिमेंट नजर आता है। लिबास के भी आदाब हैं, इस्लाम ने पहनावे की भी अखलाकियात बताई हैं। कहा वक़्सित फी मशीक, अपनी चाल में इतदाल पैदा करो। और वो इतदाल क्या है? मसलन मैं यहाँ एक मिसाल देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक आदमी जो है वो उसने अपनी एक मखसूस वज़ाक़ता बना रखी है, मुख्तलिफ कलर्स हैं, आपको पता है एक मजहबी ब्रांड हैं, फ़िरका वराना लिबास बने हुए हैं ग्रोहों की एक निशानदेही के तनाज़ुर में। किसी ने ब्राउन कलर पहना है, किसी ने वाइट कलर पहना है, किसी ने ग्रीन कलर पहना है, किसी ने फलां रंग की पगड़ी पहनी है, किसी ने फलां रंग का रुमाल रखा है, किसी ने फलां शेप की मसवाक जेब में लटकाई हुई है। तो ये सारी अलामतें बाज़ औक़ात इंसान के अंदर एक इनफरादियत, एक एक्सक्लूसिव कैफियत पैदा कर देती है कि मैं बड़ा मुख्तलिफ हूँ। आपने देखा होगा रुमाल लिया होगा, बड़ा मरियल चाल चल रहा होगा आज जी इंसारी वाले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को चलते हुए देखा, आपने डंडा लगाया उसे, आपने कहा सीधा हो गया चल। क्या आपने इस चाल से ये साबित करना चाहता है कि इस्लामी माशरा बीमारों का माशरा है? और दूसरी बात, आपका जो मजहबी गेटअप है लोग उसको कैश भी कराते हैं। मसलन आपने देखा होगा अक्सर दुकानदार जो हैं, बड़ी बड़ी दुकानों वाले, वो अपने काउंटर पे बाबे को बैठाएंगे, उसके माथे पे मेहराब, बड़ी पगड़ी, बड़ी सफेद दाढ़ी, कस्टमर को अंगेज रखने के लिए। ये बड़े नेक लोगों की दुकान इससे बचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ी खूबसूरत है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को भी जन्नत बनाना है और आखिरत को भी, कि वालिदैन की बेअदबी से बचो। जी, कुरान में सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक़ आपके वालिदैन हैं। और उन वालिदैन में माँ का दर्जा अलग बयान किया गया। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया काला उम्मू का। उसने फिर सवाल किया सुम्मा मन? आपने फिर एक जवाब दिया काला उम्मू का। उसने फिर सवाल किया सुम्मा मन? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला उम्मू का। चौथी दफ़ा उसने सवाल किया या रसूलल्लाह सुम्मा मन? आपने फरमाया काला अबू का। अब ये जो तीन अजाफी खसूसियात हैं माँ के दर्जे को जो बुलंद करती हैं, वो उसकी तीन सर्विसेज हैं। कुरान ने जैसे बयान किया कि वो तकलीफ़ पे तकलीफ़ बर्दाश्त करती है और उसकी एक जच्चगी की कैफियत, उसकी वो जो हालत हमल में एक 9 महीने तक उस बच्चे को उठाने की जो तकलीफ़ है, जच्चगी की जो तकलीफ़ है, फिर दूध बलाई की सर्विस की जो तकलीफ़ है, ये तीन अजाफी सर्विसेज की बुनियाद पे माँ का दर्जा नबी अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा बयान किया है। बाप का भी दर्जा है। बाप, आपने देखा बिल वालिदैन के अल्फाज आते हैं, वालिदैन में दोनों शामिल हैं। वालिद की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, वालिदा की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह ने अपने बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया का मुस्तहिक़ वालिदैन को करार दिया और वालिदैन में से सबसे ज़्यादा शुक्रिया का मुस्तहिक़ माँ को करार दिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और
इतनी प्यारी बातों की आपने तफसील बयान की, जिनको अगर हम अपना लें, जिन पर अगर हम अमल करें। मैं समझती हूँ कि आज जुम्मे का दिन है, वैसे ही मुबारक दिन है, अगर आप इनमें से किसी एक बात पर भी अमल करना आज शुरू करें या अपने में से वो एक खामी निकाल दें, तो मेरे ख्याल से आप देखिएगा कि आप कितने मुतमईन होते हैं और आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी पैदा होती है। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, इंशाल्लाह दोबारा। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आप साथ रहिएगा। हर सुबह ऑल पर स्क्रीन जगाए ग़िज़ाई। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और कुछ बात कर लेते हैं फूलों के शहर लाहौर की बात कर लेते हैं, जिसको लोग देखकर रश करते हैं उसकी खूबसूरती को देखकर, लेकिन लग रहा है कि अब इसकी खूबसूरती में कुछ कमी वाक़ई हो रही है, क्योंकि जनाब वसाइल कम है और लातादाद मसाइल हैं। इसलिए जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है लाहौर, वो लाहौर को साफ रखने में अब कुछ नाकाम दिखाई दे रही है। शहर की इस वक्त सूरत हाल है क्या, ये हम जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अली मिर्जा से। अली मिर्जा, बताइएगा, लाहौर शहर की सफाई सुथराई का काम नहीं हो पा रहा है क्या ठीक से? बिल्कुल, ये बागों का अली मिर्ज़ा को हम दोबारा सुन पाएंगे, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम अली से अभी बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। ताहम जनाब एक टाइम था कुछ अर्सा पहले की मैं बात करें, जब रात की तारीकी में भी जो लाहौर शहर की सड़कें हैं उसको साफ़ किया जाता था, सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता था, सड़कों को धोया जाता था, फूलों का ख्याल रखा जाता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेंटेन करने में अब जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो कुछ नाकाम दिखाई दे रही है, और इसके पीछे जो वजह है वो क्या है वो हम जानेंगे अली मिर्जा से। जी अली मिर्जा, बताइएगा। अली मिर्जा से हम जनाब राब्ता करेंगे। पहले चलते हैं जनाब किचन की जानिब, और किचन में आज क्या बनने वाला है ये बताएंगी हमें अनम। जी अनम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तो आप कैसी हैं? और आज आप खुद भी बड़ा रूह अफ़ज़ा का कलर आज पहन कर आई हैं। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का वो कहते हैं ना रंग ले लेते हैं, थोड़ा सा टच दे देते हैं। तो आज हम रूह अफ़ज़ा के साथ बनाने जा रहे हैं, बेसिकली इजिप्शियन डिज़र्ट है उम्मे अली। हम बनाने जा रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार सा, ये बड़ा फेमस ये डिज़र्ट है। और ये डिज़र्ट एक्चुअली दो तरह से बनता है। एक तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इस तरह कुक करके इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, अदर देन कुक करने के बाद आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो मतलब दोनों ऑप्शंस जो है आपके साथ है। सिंपल हमने जो है इसके इंग्रेडिएंट्स अभी आपने कुछ कुकिंग करने के लिए रखा? कुछ नहीं, बस मैंने सिर्फ दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। कितना दूध आपने? ये तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें डब्बा पैक दूध लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है वो इसमें ऐड करूंगी। अच्छा, उसके साथ मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब जो है पानी भी ऐड किया है, ताकि हमारा दूध जो है वो नीचे से लगे ना। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, और उसके बाद हमदर्द की इसके अंदर हनी हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा, गार्निश में भी मुझे ये जो हमदर्द की हनी है ये मैं इसमें सर्व करूंगी। जब हम इसको फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्वीटनिंग करने के लिए इसके अंदर कंडेंस मिल्क जाएगा, और साथ में इसके अंदर जाएगी, जैसे कि आपको पता है मेरी फेवरेट वो है क्रीम जाएगी। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क आप इसमें ऐड कर रही हैं। अगर कंडेंस मिल्क आप इसमें ऐड करेंगे दैट मींस कि हम इसमें शुगर या चीनी का कंटेंट नहीं रखेंगे। बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल। तो अगर जो लोग कंडेंस मिल्क अफोर्ड नहीं कर रहे या जो यूज नहीं करना चाहते, बिल्कुल, या जिनको पसंद नहीं है क्योंकि महंगी भी होती है कंडेंस मिल्क की, आपको पता है, तो आप घर में या कोई ला के देने वाला नहीं है अगर आपको, तो आप चीनी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, चीनी आप इस्तेमाल तो फिर कितने चम्मच चीनी तकरीबन, क्योंकि जैसे कि हम रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं तो बेशक वो चाहें तो चीनी को बिल्कुल स्किप करते ना डालें, और अगर वो डालना चाहते हैं शुगर तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इज गुड इनफ शुगर इसके अंदर। और आपने डिश में क्या सजाया हुआ है? डिश में आप देख रही होंगी, मेरा कैमरामैन भी अगर दिखाए कि यहाँ पर हमने क्रॉसेंट्स, मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज के क्रॉसेंट्स, कहीं से भी ये ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, क्रॉसेंट्स के बजाय आप इसमें पफ पेस्ट्री
जो पफ होता है। क्रॉसेंट्स अगर कभी हार्ड हो जाते हैं तो हमें हार्ड भी चलेगा? हार्ड भी चलेगा क्योंकि इसमें मिल्क चला जाना ऑटोमेटिकली वो सॉफ्ट हो कर देगा। इसकी जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बाकरखानी यूज कर सकते हैं। और जो अलग से पफ जो आप चाय के साथ टी टाइम में एंजॉय करते हैं वो पफ जी। ये आपने डिश फुल कर दी है? ये डिश मैंने फुल कर दी। अब जब जैसे ही हमारा मिल्क का मटेरियल पूरा रेडी हो जाएगा वो मैं फिर इसके अंदर तकरीबन कितना कुक टाइम लेगा? तकरीबन 4 to 5 मिनट्स जो लगेंगे टोटल हमारी जो है डिश को रेडी होने में। तो साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करती हूँ मैं। तकरीबन इसके अंदर हाफ कप के करीब जो है कंडेंस मिल्क जो है ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं कंडेंस मिल्क इसलिए थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसके अंदर मीठे जाने हैं। तो अगर आप जो बाकी चीज़ें जैसे कि रूह अफ़ज़ा और हमदर्द का हनी अगर आप नहीं यूज़ कर रहे और हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा दूध है वो नहीं ऐड कर रहे तो फिर आप उस हिसाब से चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही अब मैं ये रूह अफ़ज़ा का जो दूध है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ओके, ठीक है। एक तो ये बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, प्लस इससे क्या होगा कि इसका कलर जो है हमारी डिश का वो बहुत अच्छा सा। अच्छा, तकरीबन कितना गाढ़ा होना चाहिए दूध को? अच्छा, गाढ़ा होना चाहिए तकरीबन ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये इसमें सोक हो जाए। मतलब दूध थोड़ा पतला ही रखेंगे, ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉसेंट्स ने भी उसको रसमलाई वाला जो गाढ़पन होता है वो एग्जैक्टली होना चाहिए, वो वाला चाहिए क्योंकि क्रॉसेंट्स जब में जाएगा दूध तो वो ऑटोमेटिकली उसको सोक करेगा। सोक करेगा तो उसकी वजह से फिर अगर बिल्कुल ही दूध नहीं होगा तो वो फिर बहुत ड्राई फॉर्म में चलेगा। बिल्कुल। और फ्रिज में जाके भी थोड़ा सा हार्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको गर्म सर्व करते हैं या ठंडा? अच्छा, इसको गर्म सर्व करते हैं, इसको ठंडा सर्व नहीं करते, इसको गर्म सर्व। बिल्कुल। अब इसके अंदर तकरीबन जाएगा 1 कप के करीब क्रीम जाएगी। अच्छा, क्रीम भी इसको थोड़ा सा थिक करेगी? जी, क्रीम भी इसको थिक करेगी। एक्चुअली ये इजिप्शियन डिजर्ट है, ये बड़ा ही वो रिच टाइप का आप समझ लें, कह लें कि बड़ा रिच टाइप सा एक ये डिजर्ट है। अच्छा, मीनवाइल जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है हमदर्द की हनी ऐड करूंगी। और आपको पता है नबिया, जब मैं इस हमदर्द की हनी को खोलती हूँ ना तो इतनी अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये जाएगा इसके अंदर। और ये बिल्कुल प्योर जो है वो शहद है, आपकी फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बड़ों को अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। हमदर्द का जो ये शहद है इट्स रियली गुड। आप अपने मीठे में ऐड करें, दूध में ऐड करें। अच्छा जी, अब जैसे अनब हमदर्द का अपने रूह अफ़ज़ा दूध भी इसमें ऐड किया है, उसका भी एक अपना फ्लेवर है, यहाँ पे ऑडियंस को बताना अच्छा, बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा, मैंने कल इसको टेस्ट किया था, हमदर्द का जो दूध रूह अफ़ज़ा है इसको मैंने कल टेस्ट किया था तो बड़ा ही अच्छा। प्लस जैसे कि आगे विंटर्स आ रहे हैं तो आप इसको ग्लास में या कप में डाल के गर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ्रिज में रख के ठंडा ही पिए। बिल्कुल। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा नबिया, अब हम थोड़ी सी जो है इसकी करते हैं गार्निश। अच्छा, इसमें जाएंगे ये ब्लैक रेजन्स, ठीक है। आप ये डार्क ब्राउन भी डाल सकते हैं, चाहे तो ब्लैक रेजन्स जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जाएंगे रेजन्स। अच्छा, ये दूध में नहीं हम ऐड करें? नहीं, ये हम इसके अंदर डायरेक्टली ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये कोकोनट का क्रश्ड कोकोनट है वो ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा सिर्फ। जैसे कि मुझे कोकोनट पसंद नहीं है सो आई वुडंट ऐड इट। हाँ, आप बिल्कुल स्किप कर दें। तो लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में जो है ये बिल्कुल है। तो ये इसको साथ साथ जो है स्टर कर लेते हैं। और अब मैं ना, क्योंकि हमारे पास एक स्मेल भी बड़ी अच्छी खोपरा की आती है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली चाहे तो दूध में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दूध में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट पे ये आ गया है क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, उस वजह से मैं इसके बैक जनाब। और अनम अपनी रेसिपी जो है वो हाफ डन कर चुकी हैं और डिश आउट करने का भी टाइम करीब आ रहा है अनम। जी नबीहा, तो सिंपल ये रेडी हो चुका है। ये देखें, इसकी ये थिकनेस होगी मिल्क की। और अब मैं इसको करती हूँ अपनी डिश में निकालते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये जो है मिल्क इसके अंदर जाएगा। और रंग कलर कितना खूबसूरत इसका। ये आपको पता है कि ये हमारे हमदर्द का जो इसमें दूध रूह अफ़ज़ा गया है उससे ये कलर आया है। वाह, ठीक है जी। ये देखिए जी, अब इसको करेंगे बंद और ऊपर से इसके ऊपर थोड़े से डिप भी करेंगे हम लोग। कैसे? नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही डिप हो जाएगा। थोड़ी सी वो गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लगता है। उसके बाद ये जो थोड़े से नट्स है वो जाएंगे, ब्लैक रेजन्स, और ऊपर से हम इसको जो है क्रश नट्स के साथ जो है इसकी गार्निश करेंगे। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा जो है रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे इसके ऊपर। सिर्फ एक मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा कलर ब्रेक हो जाए
तो खूबसूरत डिश प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगी। वेरी और नाइस। थोड़ा सा मैं इस पे हनी ऐड करूंगी हमदर्द का, तो जो है हमारे जो क्रॉसेंट्स है वो भी थोड़े से मीठे हो जाएंगे। ग्रेट। तो ये जो है हमारी रेसिपी, एंड फाइनल रेसिपी आप शेयर कर। बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सिंपल 1 लीटर दूध था, उसके अंदर मैंने एक मतलब जो इसका बॉटल है वो हमदर्द दूध रूह अफ़ज़ा की डाली है। उसके बाद 1 गिलास इसके अंदर पानी गया है। उसके बाद तकरीबन आधा कप इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, 1 कप इसमें क्रीम गई है और हनी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की है। सिंपल सारी चीज़ों को कुक किया। कुक करने के बाद 3 से 4 क्रॉसेंट्स लिए, उसके ऊपर डाला है ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच। और गरम गरम आपने इसको सर्व करना है और फीडबैक भी लाजमी देना है। अल्लाह हाफिज।